हैं हरिशंकर परसाई द्वारा रचित है ये प्रेमचंद के फटे जूते, जिसको हमने पढ़ भी लिया है। सिर्फ समझना है, ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। प्रेमचंद कह रहे हैं, हरिशंकर परसाई कह रहे हैं कि प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है, यानी कि एक फ़ोटो है उनके सामने टंगा हुआ है और उस फोटो में पत्नी के साथ है, यानी कि उसमें जो प्रेमचंद हैं वो पत्नी के साथ फ़ोटो खिंचा रहे हैं। एक चित्र है और चित्र क्या है कि पत्नी के साथ फ़ोटो है। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं, कनपटी चिपकी है। कुर्ता और धोती पहन रखा है, कपड़े की टोपी है, कनपटी चिपकी हुई है। कनपटी बोलते हैं हम यहाँ पे, हमारे जो गाल होते हैं, गाल के ऊपर जो थोड़ा सा उभार दिखता है उसको कनपटी बोलते हैं, ठीक है ना, कान के पास में जो होता है, तो इसीलिए उसको कनपटी बोला जाता है। कई बार कहते भी हैं कि कनपटी पे दूंगा खींच के। तो कनपटी चिपकी हुई है, गालों की हड्डियां उभर आई हैं। कनपटी चिपकी हुई है और गालों की हड्डियां जो हैं वो उभर आई हैं, यानी कि बूढ़े से हो गए हैं। जब बूढ़े के हो जाते हैं तो कनपटी जो है वो चिपक जाती है, यानी कि गाल अंदर की तरफ धंस जाते हैं, हड्डियां उभरती हैं। पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बतलाती हैं। पर मूछें जो हैं वो बड़ी बड़ी हैं और वो घनी मूछें हैं जो चेहरे को भरा भरा बतलाती हैं। पाँव में कैनवस के जूते हैं। तो पाँव में कैनवस के जूते हैं जिनके बंद बेतरतीब बंधे हैं। बंद कहते हैं उसके फीते जो हैं, ठीक है ना, जिसको कहते हैं वो बेतरतीब, यानी कि बेढंगे से, अच्छी तरह से नहीं बंधे। लापरवाही के उपयोग करने पर, लापरवाही से उपयोग करते हैं जब हम किसी चीज़ का, तो बंद के सिरों पर की लोहे की पतरी निकल जाती है। तो देखा होगा तुमने, उन्हें कैनवस के जूतों में एक लोहे की पतरी लगी होती है जो सिल्वर टाइप की लगती है, सिल्वर जैसी, और जिसमें से हम छेदों में से बंद डालते हैं, यानी कि फीते डालते हैं। और जब वो निकल जाती है तो फिर फीते डालने में बड़ी परेशानी होती है जूतों में, तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। तो फिर हम फीतों को किसी भी तरह से बांध लेते हैं। दाहिने पांव का जूता ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है। वो बता रहे हैं, उनका जो शब्द चित्र खींच रहे हैं कि क्या है कि जो दाहिने पांव का जूता है वो तो ठीक है और बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है। सोचता हूँ फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। देखिए, एक एक सवाल है, एक प्रश्नवाचक है, प्रश्न है कि जिस व्यक्ति की फ़ोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है, पोशाक यानी कि ड्रेस जिसे हम कह सकते हैं, उसके ये कपड़े फ़ोटो खिंचाने के, क्योंकि हम में से कोई भी फ़ोटो खिंचाएगा तो बहुत अच्छे कपड़े पहन करके फ़ोटो खिंचाएगा, क्योंकि फ़ोटो हमेशा के लिए हमारे साथ में रहने वाली है। तो उसको देखेंगे कि क्या बेकार से, भद्दे से, पुराने से, फटे से कपड़े पहन रखे। पर यहाँ पर लेखक हरिशंकर परसाई ये कहते हैं कि फ़ोटो खिंचाने की ये पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, यानी कि सबसे अच्छी पोशाक से हम फ़ोटो खिंचाते हैं, तो उनकी इतनी जो बेकार सी दिख रही है ये फ़ोटो खिंचाने की पोशाक है, तो रोज़ाना में, प्रतिदिन में तो वो जो पहनते हैं वो कैसी होगी। तो यानी कि वो, इससे कहा जा सकता है कि इससे भी बेकार पोशाक उनके पास में होगी, इससे भी फटी पुरानी पोशाक उनके पास होगी, वो जो प्रतिदिन पहनते होंगे। नहीं, ये अंदाजा लगा रहे हैं दोनों। पहले तो प्रश्न भी कर रहे हैं कैसी होगी, पर वो कह रहे हैं कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी, कि इस आदमी की जो पोशाकें हैं वो अलग अलग नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। जो यह आदमी है यह पोशाक नहीं बदलता। कुछ में होता है जो पोशाक बदलते रहते हैं, बार बार में कपड़े बदलते रहते हैं, अब यहाँ जा रहे हैं तो ऐसे कपड़े, वहाँ जा रहे हैं तो ऐसे कपड़े। तो जो सामान्य लोग होते हैं, जो सिंपल होते हैं, साधारण होते हैं, उनमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं होता। यह जैसा है वैसा ही फ़ोटो में खिंच जाता है। तो यानी कि जो प्रेमचंद हैं वो जैसे हैं वैसे ही फ़ोटो में आ रहे हैं। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ, क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे कि तुम्हारा जूता फट गया है।
अब वो प्रेमचंद के चेहरे की तरफ देख रहे हैं, फोटो की तरफ देख रहे हैं और उससे बात करने की कोशिश कर रहे हैं और शायद ये कह रहे हैं कि मेरे साहित्यिक पुरखे, ये मेरे साहित्य के पुरखे, पुरखे हम जानते हैं हमारे जो पहली पीढ़ी होती है उसको बोलते हैं, तो प्रेमचंद उनसे पहले हुए हैं, पहले उनका जन्म हुआ है और साहित्यिक पुरखे इसीलिए कहा है, साहित्य के क्षेत्र में पुरखे हैं वो। ठीक है, एक हमारे रिश्ते में पुरखे हो गए, हमारे दादा, हमारे बाबा, हमारे परदादा जो भी हैं ये हमारे पुरखे हो गए। ठीक है, हमारे पिताजी ये हमारे पुरखे हो गए, तो वो साहित्यिक पुरखे हैं, इनका तो संबंध है पुरखे, वो साहित्य यानी कि साहित्य में। हाँ, कि तुम्हारा जूता फट गया और उंगली बाहर दिख रही है, क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं? करें कि तुम्हारा जूता फट गया है और उंगली बाहर दिख रही है, क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है? जरा लज्जा संकोच या झेप नहीं है? मतलब कोई भी संकोच नहीं, कोई शर्म नहीं, कोई लज्जा नहीं, क्या है, कोई झेप नहीं कि फटे हुए जूते से जिससे उंगली बाहर निकल रही है उससे फोटो खिंचा रहे हो? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से उंगली ढक सकती है? कह रहे तुमने जो धोती पहन रखी है उस धोती को थोड़ा सा नीचा खींच लेते तो उससे उंगली भी ढक सकती है, तुम्हें नहीं पता क्या? मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। वे कह रहे हैं बड़ी बेपरवाही है, लापरवाही है और बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। कह रहे हैं कि जब फोटोग्राफर कहता है कि रेडी प्लीज, तो तुमने परंपरा के अनुसार मुस्कान लाने की कोशिश की होगी, मुस्कुराने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे। दर्द कहीं गहरे कुएं के तल में पड़ी होगी, यानी कि चेहरे से ऐसे दिख रहे हैं कि इतने दुखी है, और ऐसा दुखी आदमी मुस्कान कहाँ से लाए? मुस्कान तो वही लेके आता है ना जो खुश है। ठीक है ना, कहें कि मुस्कुराओ, मुस्कुराएगा तो आदमी तभी जब वो खुश है। तो प्रेमचंद तो पहले ही ऐसे दुखी दुखी से दिख रहे हैं। तो वो कह रहा है कि दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा, यानी कि पूरी मुस्कान आई भी नहीं होगी चेहरे पर, तब तक फोटोग्राफर ने फोटो खींच दिया, क्लिक कर दिया और कह दिया थैंक यू। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान, यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग है। पर यहाँ पर कह रहे हैं हजारी प्रसाद, वो हरिशंकर परसाई, कि यह विचित्र मुस्कान है, अधूरी मुस्कान, इसमें उपहास है, व्यंग है, यानी कि ये हंसना चाहती है किसी के ऊपर, ये व्यंग है, कुछ कहना चाहती है, ये विचित्र मुस्कान है। आगे पढ़ते हैं कि यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। प्रेमचंद कह रहे हैं ये भाई कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने हुए है और फोटो खिंचा रहा है और किसी पर हंस भी रहा है। फोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या ना खिंचाते, फोटो ना खिंचाने से क्या बिगड़ता था। वो कह रहे हैं कि अगर फोटो खिंचाना ही था तो ठीक जूते पहन लेते या फिर ना खिंचाते, फोटो ना खिंचाने से क्या बिगड़ता। शायद पत्नी का आग्रह रहा हो, आग्रह मतलब निवेदन, पत्नी ने रिक्वेस्ट की हो और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए हो। अब पत्नी का आग्रह कैसे टाल सकते हैं, और तुमने कह दिया हो ठीक है चलो भाई। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है, ट्रेजेडी कहते हैं त्रासदी, और त्रासदी कहते हैं दुख, कि आदमी के पास फोटो खिंचाने को भी जूता ना हो। तो ये कितनी बड़ी त्रासदी है, इससे बुरा क्या होगा, इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है कि जिस आदमी को फोटो खिंचाने के लिए भी जूते ना हो। मैं तुम्हारी ये फोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग्य मुझे एकदम रोक देता है। कह रहे मुझे रोक देता है। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते, समझते होते तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। कह रहे तुम्हें फोटो का महत्व समझ में ही नहीं आता, अगर फोटो का महत्व समझ में आता तो किसी से जूते मांग लेते फोटो खिंचाने के लिए। लोग तो मांगे कि कोर्ट से वर दिखाई करते हैं, लोग तो कोर्ट मांग करके ले जाते हैं, उससे वर वधू की दिखाई करते हैं, लड़की देखने जाते हैं। और मांगे कि मोटर से बारात निकालते हैं, किसी से गाड़ी मांग ले गए, किसी से बाइक मांग ले गए कि भाई बारात निकालनी है। फोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है,
प्रेमचंद से कह रहे हैं वो कि फोटो खिंचाने के लिए लोग बीवी तक मांग लेते हैं, भाई थोड़ी देर तेरी बीवी को बिठा देना, थोड़ा फोटो खींचना है। हाँ, बताइए, बीवी तक मांग ली जाती है। तो तुमसे जूते ही मांगते नहीं बने, तुम जूते भी नहीं मांग सके। तुम फोटो का महत्व नहीं जानते। लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं। इत्र कहते हैं खुशबू वाला जो इत्र होता है, जिसको तुम डीओ में बदल लो या परफ्यूम कह लो, सेंट कह लो या कुछ कह लो, तो इत्र चुपड़ करके फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। पर क्या फोटो में से खुशबू आ सकती है? पर लेखक ये कहना चाहता है कि आती तो नहीं, फिर भी लोग बड़ा सज धज करके और वो सब इत्र चुपड़ करके फोटो खिंचाने जाते हैं कि जैसे फोटो में से भी खुशबू आने वाली है। गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती है। टोपी 8 आने में मिल जाती है, और जूते उस जमाने में भी 5 रुपए से कम में क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। यानी कि टोपी 8 आने में, 8 आना मतलब 50 पैसे, 1 रुपया में 16 आने होते हैं। आजकल 8 आना चलता नहीं, 50 पैसे चलते नहीं। पहले चलती थे 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे, हमारे समय में भी चलते थे। तो वो कह रहे हैं कि टोपी 8 आने में मिल जाती है, और जूते उस जमाने में भी 5 रुपए से कम क्या मिलते होंगे। यानी कि टोपी 8 आने में सिर्फ 50 पैसे में और जूते 5 रुपए में। तो जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, महंगा रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है, और एक जूते पर 25 टोपियां न्यौछावर हो सकती हैं। बिल्कुल हकीकत है। 5,000, 10,000, 20,000, कितने भी महंगे जूते ले सकते हो। और ऐसे एक जोड़ी जूते पर कितनी टोपियां न्यौछावर की जा सकती हैं, यानी कि खरीदी जा सकती हैं। तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। आनुपातिक मतलब अनुपात जो होता है, रेशियो जो होता है, उस मूल्य के मारे हुए थे। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी। विडंबना मतलब लाचारी, यह बेबसी जितनी आज चुभ रही है, कि जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ, तो महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। यानी कि प्रेमचंद को कोई महान कथाकार कहता है। अभी उनकी जयंती गई है प्रेमचंद की, और उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है, युग प्रवर्तक कहा जाता है, पर जूता फटा हुआ है। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है। अब वो कह रहा है, लेखक कह रहे मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है। यूं ऊपर से अच्छा दिखता है, अंगुली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। अंगुली बाहर नहीं निकलती, वो कह रहा है मेरा भी जूता अच्छा नहीं है, पर नीचे से फटा हुआ है, अंगूठे से नीचे तला फट गया है। अंगूठा जमीन से घिसता है, और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर अंगुली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी उंगली दिखती है, पर पांव सुरक्षित है। वो अब उससे तुलना कर रहा है। वो कह रहा है कि मेरा जूता भी फटा हुआ है, पर नीचे से फटा है, मेरा पैर भी लहूलुहान हो जाता है, पूरा तला गिर भी जाएगा, पंजा भी छिल जाएगा, मगर अंगुली नहीं दिखेगी। यानी कि कोई कह नहीं सकता कि इसका जूता फटा है। तुम्हारी उंगली दिखती है, पर पैर सुरक्षित है। मेरी उंगली ढकी है, पर पंजा नीचे से घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, और हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। ये मुख्य बात है जो इसमें बताई है। करें कि तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, और हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। कहने का मतलब दिखावा, और दिखावा यही कि तुम दिखावा नहीं कर रहे, तुम्हारा जो जूता है वो ऊपर से फटा हुआ है, उंगली दिख रही है, तुम भी दिखावा कर सकते थे, उसको छुपा सकते थे, जैसे हम दिखावा कर रहे हैं। यानी कि लेखक दिखावा कर रहा है। लेखक इसलिए दिखावा कर रहा है क्योंकि उसका जूता नीचे से फटा हुआ है, पर उसके पैर को नुकसान पहुंचा रहा है। तो ऐसे ही व्यक्ति जब दिखावा करता है तो उसको नुकसान ही उठाना पड़ता है। इसी को वो कह रहे हैं, लेखक बता रहे हैं कि तुम पर्दे का महत्व ही नहीं समझते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं, तुम्हें भी पर्दे का महत्व समझना चाहिए। और हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं, पर्दे के लिए मर रहे हैं, दिखावे के लिए। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। कहते तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहन रखे हो, मैं तो नहीं पहन सकता। और फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊं, चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के ही छाप दे। अरे फोटो तो बिल्कुल ना खिंचाऊं इस तरह से। तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका, कौन सी मुस्कान है ये? वो कह रहे फिर भी तुम मुस्करा रहे हो।
बताओ क्या मतलब है इस मुस्कान का? हैं? मुस्कान है वो क्या कह रही है, क्या कहना चाह रही है? क्या होरी का गोदान हो गया? ये होरी की बात कर रहा है लेखक। होरी मतलब उनका गोदान एक उपन्यास है, बहुत चर्चित उपन्यास है, और उस उपन्यास की बात कर रहे हैं। उसमें होरी एक पात्र है। ये बताना जरूरी है कि होरी क्या है। यहाँ पे होरी का गोदान हो गया। तो जो उपन्यास है गोदान, जो बहुत चर्चित उपन्यास है उनका, पढ़ने लायक है, थोड़ा बड़ा तो है, पर उसमें होरी एक पात्र है, यानी कि नायक है उपन्यास का। होरी अपने जीवन में अपने बच्चों के लिए कभी भी गाय नहीं खरीद पाता। एक बार खरीद भी लेता है तो उसका भाई ही उसे जहर दे करके मार देता है उसकी गाय को, और पूरा जीवन उसका ऐसे ही निकल जाता है। कभी वो गाय नहीं खरीद पाया, उसके बच्चे दूध के लिए तरसते रहे। और जब वो मरता है होरी, तो पंडित जी आकर के उससे कहते हैं कि गोदान कीजिए, उसके परिवार से आके कहते हैं कि इसका गोदान कीजिए। तो ये सोचने वाली बात है कि जो आदमी जीवन भर अपने बच्चों के लिए गाय का इंतजाम नहीं कर पाया, दूध का इंतजाम नहीं कर पाया, उसे मृत्यु के बाद उससे गोदान करवाने के लिए कह रहे हैं, तो ये कौन सा न्याय संगत है? क्या ये विडंबना है, क्या आडंबर है? तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि क्या होरी का गोदान हो गया? क्या बात है, इसीलिए मुस्कुरा रहे हो? क्या पूस की रात में नीलगाय हल्कू का खेत चर गई? अब ये पूस की रात जो है वो कहानी है प्रेमचंद की, एक पढ़ना पूस की रात। अब पूस की रात में एक हल्कू किसान है, और हल्कू किसान अपने खेत पर जाकर के सो जाता है खेत की रखवाली के लिए। पर ठंड में वो इस तरह से पड़ा हुआ है कि निकलने का उसका मन नहीं करता, और जो गाय हैं वो उसका खेत खा जाती हैं, चर जाती हैं। ठीक है ना? तो वो कह रहे हैं कि क्या पूस की रात में नीलगाय हल्कू का खेत चर गई, इसीलिए मुस्कुरा रहे हो? या फिर क्या सुजान भगत का लड़का मर गया, डॉक्टर क्लब छोड़ करके नहीं आया? तो ये उनकी कहानी के और उपन्यास के नाम पर गोदान का नाम लिया है, नीचे पूस की रात, और यहाँ पे सुजान भगत कहानी। उसमें जो सुजान भगत था वो अपने लड़के को लेकर के गया बीमार को, पर डॉक्टर क्लब छोड़ करके नहीं आया, इसीलिए मर गया। क्या इसीलिए मुस्कुरा रहे हो? प्रश्न कर रहा है यहाँ पर जो लेखक है। नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया। अब वो तीसरी एक कहानी की बात करते हैं, और ये कहानी है कफन। प्रेमचंद की बहुत चर्चित कहानी है। इसमें घीसू और माधव बाप बेटे हैं, ठीक है ना, घीसू और माधव, पर दोनों निकम्मे हैं, दोनों नालायक हैं, कोई भी काम नहीं करना चाहता है। एक दिन काम कर लेते हैं, 10 दिन बैठ करके खाते हैं। और जो माधव है, उसकी जो घीसू और माधव, वो आराम से जो अलाव होता है, अलाव जानते हैं, तापने के लिए जलाया जाता है, और उस अलाव पर बैठे हुए हैं, और अलाव में नीचे उसमें अंदर आलू गड़ा हुआ है, और आलू के चक्कर में ना तो माधव कुछ सुनता है और ना घीसू कुछ सुनता है, क्योंकि दोनों को ये लगता है कि मैं अगर यहाँ से चला जाऊंगा तो ये आलू को खा जाएगा। बड़ी अच्छी कहानी है कफन भी, घीसू और माधव की। ठीक है ना? जैसा कि मैंने बता दिया है कि दोनों बड़े नाकारा हैं, बिल्कुल निकम्मे हैं, काम करना नहीं चाहते। ठीक है ना? घीसू बाप का नाम है और माधव बेटा है, और जो माधव की पत्नी है वो प्रसव पीड़ा से छटपटा रही है। प्रसव पीड़ा जानते हैं, यानी कि उसको बच्चा होने वाला है, और दोनों बाप बेटे अलाव पर बैठ कर के ताप रहे हैं, वहाँ आलू गढ़ा हुआ है, बस इसीलिए देखने नहीं जाता कि आलू को वो निकाल करके खा जाएगा। देखिए बाप बेटे में। कई बार घीसू कहता है उसे कि जाकर के देखा, मर जाएगी बेचारी, बहुत पूरा दिन हो गया इसी तरह से वो करहा रही है, परेशान हो रही है, दुख में चिल्ला रही है। तो वो कहता है कि मरती है, मरने दे, मैं क्या करूं। इस तरह से जवाब देता है। ठीक है ना? पूरी कहानी पढ़ेंगे तो बड़ी संवेदनशील कहानी है,
बड़ा हमें दुख पहुंचता है कि ऐसे भी लोग समाज में रहते हैं। पर थोड़ा सा बताना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है कैसे ये चंदे की शराब ये कहाँ से आया कि माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी नहीं देखता उनमें से, और अंत में बेचारी अपने प्राण त्याग देती है, मर जाती है वो। और मरने के बाद उनके पास इतना पैसा भी नहीं था कि उसके लिए कफन का इंतजाम कर सकें। ठीक है, कफन का इंतजाम भी उनसे नहीं हुआ, तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम ऐसा करें कि कुछ चंदा इकट्ठा किया जाए। और वो मोहल्ले में से चंदा इकट्ठा करते हैं कफन के लिए, उसकी अंतिम चिता के लिए, अंत्येष्टि के लिए। और जब वो कफन के लिए चंदा इकट्ठा कर लेते हैं, फिर बाजार जाते हैं कफन लेने के लिए, तो रास्ते में उनके ख्याल आता है यार ये तो मर गई है, चली गई, अब क्या है, इस पैसे का क्या करें, कफन का क्या होगा। तो वो सोचते हैं चलो मिल करके पार्टी करते हैं। और उस समय वो पार्टी करते हैं, हलवा पूड़ी खाते हैं, कुछ शराब वराब पीते हैं वहाँ से। और जब आते हैं लौटते वक्त तो बड़ा आनंद लेकर के कहते हैं कि यार अच्छी थी, भली थी, मरते मरते भी अपने शराब और हलवा पूड़ी का इंतजाम करते हुए गई। माधव कहता है कितनी भली थी। तो ये एक बात है कहने वाली कि बताओ क्या है इस तरह का। तो तब यहाँ पर हरिशंकर परसाई कह रहे हैं कि नहीं, मुझे लगता है माधव औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया, वही मुस्कान मालूम होती है कि इसीलिए तुम मुस्कुरा रहे। तो ये चीज़ें यहाँ पर हम ध्यान रखें कि गोदान है वो उनकी ये उपन्यास का नाम है। यहाँ पे पूस की रात एक कहानी है, सुजान भगत कहानी है, और ये कफन जो है वो कहानी है। तो इसके जो पात्र हैं उनको यहाँ पर हरिशंकर परसाई ने लिखा है। कह रहे हैं कि आपकी शायद वही मुस्कान मालूम होती है, इसीलिए खुश हो रहे हो। आगे कह रहे हैं हरिशंकर परसाई कि मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ, कैसे फट गया यह है मेरी जनता के लेखक। वो कह रहे हैं कि कैसे फट गया यह जूता, कैसे फट गया मेरी जनता के लेखक, बताओ तो सही क्या हुआ। क्या बहुत चक्कर काटते रहे, क्या तुमने बहुत चक्कर लगाए हैं किसी चीज़ के, क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौटते थे। कहे हैं हरिशंकर परसाई, क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौटते थे। बनिए का उधार था क्या, जब वो तगादे के लिए आता था, पैसे मांगने लिए आता था, तब निकल जाते थे और घूम कर आते थे, इसीलिए तुम्हारा जूता फट गया क्या। फिर कह रहे हैं कि चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं, घिस जाता है, तुम्हारा तो फटा हुआ है। वो कह रहे हैं चक्कर लगाने से तो जूता घिसता है, फटता नहीं है, क्योंकि कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी आने जाने में घिस गया था। कुंभन दास एक कवि हुए हैं भक्ति काल के, और वो अकबर के यहाँ आया जाया करते थे फतेहपुर सीकरी में। तो उसे बड़ा पछतावा हुआ, उसने कहा भी था कुंभन दास ने कि आवत जात पनहियाँ घिस गई, बिसर गयो हरि नाम। कि आते जाते हुए पनहियाँ घिस गई, पनहियाँ मतलब जूते घिस गए, और बिसर गयो हरि नाम, कि हरि का नाम है जो बिसर गया, ईश्वर का नाम है वो भूल गए। और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था, जिनके देखे दुख उपजत है तिनको करवो परे सलाम। यानी कि अकबर को जिसको देखते ही दुख पैदा होता है और ऐसे ऐसे लोगों को सलाम करना पड़ता है, तो ऐसी कुंभन दास ने लिखा था। फिर वो आगे इसी क्रम में कहते हैं कि चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं, तुम्हारा जूता कैसे फट गया। मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो। कोई चीज जो परत सदियों से जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। वो कह रहे हैं कि मुझे लगता है किसी सख्त चीज़ को ठोकर मारते रहे हो, हैं, जो परत दर परत सदियों से जमी हुई है। शायद तुमने ठोकर मारकर अपना जूता फाड़ लिया है। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया हो। टीला, टीला का मतलब यहाँ पर, और कि सख्त चीज़ का मतलब, टीले से प्रश्न आता है कि टीले किसको कहा है। टीले का मतलब है कि जो समाज में व्याप्त विसंगतियाँ हैं, समाज में जो आडंबर हैं, समाज में जो रूढ़ियाँ हैं, उनको टीला कहा है। क्योंकि टीलों को ठोकर मारने की कोशिश की है, उन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की है प्रेमचंद ने बहुत सारी ऐसी बातें बताई हैं। वो विधवा विवाह के पक्ष में थे, वो कभी भी अंतरजातीय विवाह के पक्ष में थे। बहुत सारी ऐसी समस्याएं जो होती थी, उनके लिए भी प्रेमचंद ने आवाज़ उठाई। उन्होंने खुद एक विधवा से विवाह किया प्रेमचंद ने। और जो गोदान नाटक वो उपन्यास है,
उसमें भी उनका जो बेटा है उसका हीरा होरी का, गोबर जिसका नाम है, वो भी एक विधवा से शादी करता है। तो कहने का मतलब है कि उन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से, अपने उपन्यासों के माध्यम से बहुत सारी जो सामाजिक समस्याएं थीं उनको दिखाने की कोशिश की है, उन सामाजिक समस्याओं को ख़त्म करने की कोशिश की है। तो उनको भी टीला कहा है। तो कहा कि कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया, तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे। टीलों से समझौता भी तो हो जाता है। भाई हम जा रहे हैं, हमें रास्ते में कांटे मिल गए, ठीक है, या पत्थर पड़ा हुआ मिल गया, तो हम उससे बच के भी तो निकल सकते हैं। ज़रूरी है कि हम उसको ठोकर मारें? सभी नदियाँ पहाड़ थोड़े ही फोड़ती हैं। वो कह रहे हैं नदियाँ जब बहती हैं, सामने से आगे जब पहाड़ आ जाता है तो वो सभी उसको फोड़ के थोड़ी निकलती हैं, वो बगल से भी तो निकल जाती हैं, रास्ता बदल कर घूम कर भी तो चली जाती हैं। सबको, हर कोई दशरथ मान जी थोड़े ना है कि दशरथ मान जी ने सोचा कि वो तब पहाड़ आ रहा है, पहाड़ से नहीं निकला जाएगा तो वो पहाड़ को ही तोड़ देंगे, रास्ता बना देंगे। तो एक तरह से वो प्रश्न कर रहा है, वो कह रहा है कि तुम भी तो बगल से निकल सकते थे, टीलों से समझौता भी तो हो सकता था, सारी नदियां पहाड़ थोड़ी ना फोड़ती हैं। तुम समझौता कर नहीं सके, क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी? करे पर तुम समझौता नहीं कर सके, क्योंकि हर कोई व्यक्ति नहीं होता ना जो कॉम्प्रोमाइज करता है, समझौता कर सकता है। कुछ अपने आदर्शों पर, कुछ अपने नेम धर्म पर, कुछ अपनी उसूलों पर चलता है, वो समझौता नहीं कर सकता, चाहे कोई भी हो। तो वो कह रहे हैं क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी? होरी की कमजोरी क्या थी? वह नेम धर्म वाली कमजोरी। वो नेम धर्म को ज़्यादा मानता था, समझता था, क्योंकि जो पंचायत है वो उस पर दंड लगा देती है, डांड जिसको बोलते हैं। पर वो कहता है कि नहीं, पंचों ने जो कह दिया। उसकी पत्नी कहती है तुम मना भी तो कर सकते हो, पंचों ने जो दंड दिया है हमें कि इतना डांड देना है। तो कहते नहीं, नेम धर्म से डरो और पंचायत पंच परमेश्वर होते हैं, उनकी बातों को मानो। तो ऐसे ही वो कह रहे हैं हरिशंकर परसाई कि तुम्हारी भी क्या वही कमजोरी थी, नेम धर्म वाली, यानी कि अपने उसूलों पर चलने वाली, आदर्शों को चलने वाली, उसकी भी वही जंजीर थी। मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो उससे लगता है शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। कह रहे पर मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हारा बंधन था, तुम नेम धर्म के चक्कर में थे। तुम्हारी यह पाँव की उंगली मुझे संकेत करती सी लगती है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पाँव की उंगली से इशारा करते हो। कह रहे मुझे ये लगता है कि जिसे तुम घृणा की दृष्टि से देखते हो उसकी तरफ तुम पाँव से नहीं, हाथ से नहीं, पाँव से इशारा करते हो, पाँव की उंगली से। तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया? करें क्या इसको और इशारा कर रहे हो? मैं समझता हूँ, तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ और यह व्यंग मुस्कान भी समझता हूँ। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, उन सभी पर जो उंगलियां छिपाए और तलवा खिसाए चल रहे हैं, उन पर जो टीले को बरका कर बाजू से निकल रहे हैं। तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, उंगली बाहर निकल आई पर पाँव बच रहा और मैं चलता रहा, मगर तुम उंगली को ढांकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो, तुम चलोगे कैसे? कह रहा है कि तुम हम सब पर हंस रहे हो, मुझ पर हंस रहे हो और ऐसे सब लोगों पर हंस रहे हो जो उंगली को छिपाए हुए हैं और तलवा घिसाए चल रहे हैं, यानी कि जो पर्दे के फेर में पड़े हुए हैं, जो पर्दे में रहना चाहते हैं, दिखावट में जीना चाहते हैं, दिखावटी बनना चाहते हैं और अपना नुकसान उठा रहे हैं। और उन पर हंस रहे हो जो टीले को बरका कर बाजू से निकल रहे हैं, यानी कि कोई भी उस समस्या को ख़त्म करने की कोशिश नहीं करता। हमने अपना जूता बचा लिया, मान लो मैं कांटों से निकल रहा हूँ, कांटा सामने पड़ा हुआ है, पत्थर सामने पड़ा हुआ है, तो मैं उसको उठा करके अलग रख भी सकता हूँ, कांटे को उठा करके अलग फेंक सकता हूँ जिससे दूसरे के लिए रास्ता बन जाए। पर यह काम तो सिर्फ प्रेमचंद ने ही किया, तभी तो उनका जूता फट गया, ऐसा लेखक कह रहे हैं। ठीक है ना? तुम कह रहे हो तो मैं ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, अंगुली बाहर निकल आई पर पाँव बचा रहा और मैं चलता रहा, मगर तुम अंगुली को ढांकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो, यानी कि तुम दिखावे में जी रहे हो और तुम्हारा तलवा घिस रहा है, यानी कि तुम बहुत बड़ा नुकसान उठा रहे हो। तुम चलोगे कैसे, जीवन में आगे बढ़ोगे कैसे? मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, उंगली का इशारा समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग मुस्कान समझता हूँ। ये हरिशंकर परसाई कहते हैं कि मैं समझता हूँ, तुम्हारे फटे जूते की बात भी समझता हूँ, अंगुली का इशारा भी समझता हूँ,
तुम्हारी व्यंग मुस्कान भी मैं समझता हूँ। मुझे पता है तुम किस पर हंस रहे हो, क्या कहना चाहते हो, और यह व्यंग मुस्कान मुझे समझ में आ रही है।